वो चारों मनाली पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही वाव, क्या अमेजिंग मौसम है यहाँ पर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या भाभी, आपने तो मफलर, शॉल, स्वेटर, हैंड ग्लोव सब कुछ एक साथ ही पहन लिया। अरे उतारिए ये सब। आओ सुनो, जरा बाहर देखो। अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो ये बूढ़े लोगों की तरह ये सब ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे जैसा रहना है मैं वैसी ही रहूंगी। हे भगवान। फिर जब वो सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं, तभी ओफो डॉली, अरे कम से कम यहाँ ठंड में तो अपना बदन ढक लो। अगर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो ठंड के कारण तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या भाभी आप भी, यहाँ लोग ठंड का मजा लेने आते हैं, ना कि ठंड से बचने के लिए। और मैं यहाँ पर अपना बदन ढकने नहीं, बल्कि खुलकर एंजॉय करने आई हूँ। और मैं जो मर्जी चाहे वो पहन सकती हूँ। नो रोक टोक, जस्ट फन। आप भी आओ ना। और ये देखो, मैंने स्नोमैन बनाया है। तुम और तुम्हारा ये स्नोमैन दोनों भी एकदम बेवकूफ है। मैं तो चली रूम में हीटर के पास बैठने। क्या कहा? कुछ नहीं। इतना कहकर सोनम वहां से चली जाती है और डॉली अंकुश के साथ रूम में जमकर रोमांस करने लगती है। आइए मेहरबा, बैठिए जान जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहा। डॉली मेरी जान, मनाली में आकर तुमने तो एकदम मौसम जज्बात सब कुछ बदल दिए हैं। सच में यार, इस शॉर्ट नाइटी में तो तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। अब सारा समय मेरी तारीफ करने में गवाओगे या फिर मेरे साथ एक रोमांटिक डांस भी करोगे? क्यों नहीं जाने मन, जरूर करूंगा। फिर वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं और अकेले रहने का पूरा मजा उठाते हैं। फिर अगली सुबह नींद से उठकर डॉली उसी शॉर्ट नाइटी में अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी रहती है और ये सब नीचे खड़ी सोनम देख लेती है और वो उसके पास जाकर उसे खूब सुनाती है। ये क्या है डॉली, अपनी सारी अकल वकल तुम घर पर ही छोड़कर आई हो क्या? अरे इतनी शॉर्ट नाइटी पहनकर तुम बालकनी में खड़ी हो और ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ओफो भाभी, ये हमारी गली या मोहल्ला थोड़ी ना है जो मैं इन बातों पर इतना ध्यान दूं। और इट्स ओके ना, आप चिल करो। चिल विल गया तेल लेने। अरे यहाँ पर तुम्हारे जेठ भी आए हुए हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर। कम से कम हम लोगों का तो लिहाज रखो। देखिए भाभी, इतना तो भाई भी नहीं सोचते जितना कि आप सोच रही हो। और हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। फिर ये सब देखते बैठे तो एंजॉय तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज भाभी, आप जरा चिल कीजिए। अरे पर डॉली सोनम की पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। फिर बाद में, ये देखो सोनम, मैं तुम्हारे लिए ये शॉर्ट ड्रेस लेकर आया हूँ और इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। अब वहां घर पर तो ये सारे कपड़े तुम नहीं पहन सकती ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। इसीलिए इन हसीन पलों का हमें पूरी तरह से मजा उठाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इतना छोटा ड्रेस हरगिज नहीं पहनूंगी, शर्म आती है मुझे। ओफो सोनम, अरे मेरे सामने क्या शर्माना, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसी बातें करती हो यार तुम, कभी तो मेरी बात भी मान लिया करो। नहीं अभिजीत, मैं अपने इंडियन कपड़ों में ही ठीक हूँ और ये सारे अभद्र कपड़े मुझे शोभा नहीं देते और ना ही मुझे ये सब पसंद है। इसलिए प्लीज मेरे पीछे तुम मत पड़ो। अरे यार, अच्छा ठीक है, छोड़ो। बेवजह ही हनीमून पर आ गए हम दोनों। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर निकल जाता। सच में सोनम, तुम तो एकदम बोरिंग हो। फिर रात में अंकुश और डॉली दोनों एक बाइक रेंट पर लेकर नाइट आउट के लिए जाते हैं और ये देखकर अभिजीत को बहुत बुरा लगता है। ये दोनों कितने मजे कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर हर समय बोर हो रहा है। और ये सभी सोनम के कारण हो रहा है। ना जाने मेरी ही बीवी इतनी बोरिंग कैसे है।
अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं और ये मैडम घोड़े बेचकर सो रही है। मुझे तो हनीमून वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। सच में मेरा तो नसीब ही खराब है। फिर एक दिन जब वो चारों क्लब जाते हैं, तभी वहां पर सोनम को साड़ी में देखकर वो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, वो बहन जी साड़ी में क्लिपिंग करने आई है। अरे दीदी, यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होता, पार्टी होती है पार्टी। क्या आप भी दीदी? कितनी फनी लग रही है ना। भाई पति तो एकदम मॉडर्न है, फैमिली वाले भी है, लेकिन ये दीदी तो एकदम संस्कारी पीस लग रही है। एग्जैक्टली यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। उन दोनों की बातें सुनकर अभिजीत को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर बाद में होटल पहुंचने पर नीचे लॉबी में वो उसे खूब सुनाता है। 1000 बार कहा है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस बदलो जरा, लेकिन नहीं, तुम मेरी कहाँ सुनने वाली हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। मुझे लगा कि डॉली की तरह तुमने क्लब में पहनने के लिए कुछ लाया होगा। वही तो, मुझे भी लगा कि भाभी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। अब आप क्लब में थोड़ी ना साड़ी पहनकर आ सकती हो। लेकिन भाभी, आपने तो आज वाकई में हद कर दी। आप में इतनी तो अकल होनी चाहिए थी ना कि आप क्लब में साड़ी के अलावा कुछ और पहन लो। अब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर ये चुपचाप खड़ी है। मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है सोनम। ना जाने तुम कब सुधरोगी। अभिजीत बहुत कुछ कहकर वहां से कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं वीडियो कॉल पर कुलदीप और इरावती से बात करती हैं। जी माँ जी, हमारा हनीमून तो एकदम मस्त चल रहा है। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है फोटोज में। और सोनम बेटा, तुम्हारा हनीमून कैसे चल रहा है? वो माँ जी, ठीक ही चल रहा है। अच्छा बच्चों, आज तुम्हारे टूरिस्ट गाइड तुम्हें एक बहुत ही दिव्य मंदिर में लेकर जाने वाले हैं, जो कुल्लू मनाली का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहां जाकर अच्छे से दर्शन ले लेना और अपनी मनोकामना मांग लेना। हाँ बच्चों, वो बड़ी ही मान्यता वाला मंदिर है, इसीलिए पूरे दिल से पूजा अर्चना करना वहां पर। ठीक है माँ जी पापा जी, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। लेकिन आप दोनों को वहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ माँ जी, मैं भी आपको अभी वही पूछने वाली थी। अरे नहीं बाबा, हम दोनों यहाँ पर एकदम आराम से रह रहे हैं, इसीलिए तुम लोग हमारी चिंता मत करो और वहां के बचे कुछ दिन मजे से जी लो, क्योंकि ये सुनहरे पल वापस नहीं आने वाले। इसलिए जितना एंजॉय करना है अभी कर लो। वो तो है माँ जी, और हम सब यहाँ पर फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, और आप दोनों को भी हम चारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे रिलैक्स्ड। हाँ ठीक है बेटा। फिर वीडियो कॉल के बाद, देखो डॉली, आज हम सब मंदिर जाने वाले हैं, इसलिए वहां पर थोड़े ढंग के कपड़े पहनना, जो मंदिर में पहनने लायक हो, ना कि किसी पार्टी में पहनने लायक। ओ प्लीज भाभी, कपड़ों का ज्ञान तो आप मुझे दो ही मत, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर पता है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाया जाता है। और मैं आपकी तरह क्लब में साड़ी पहनकर नहीं जाती, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। आज तो मैं एकदम प्यारी सी इंडो वेस्टर्न कुर्ती पहनूंगी। डॉली का ये करारा जवाब सुनकर सोनम की बोलती बंद रह जाती है। फिर मंदिर जाने के बाद, क्या बात है डॉली, तुम्हें इस तरह देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सूरज कहाँ से उगा है? जो तुमने साड़ी पहनी है, वो भी इस जगह पर। इतना खुश मत हुई भाभी, मैंने तो ये साड़ी बस फोटोशूट के लिए पहनी है। अभी 5 मिनट बाद मैं इसे उतार कर चेंज करने वाली हूँ। क्या? हाँ भाभी, बॉलीवुड फिल्मों में देखा है मैंने। अक्सर हीरोइन ऐसी शिफॉन साड़ी पहनकर बर्फ में नाचती गाती रहती है, इसीलिए मैंने भी वही ट्रेंड फॉलो किया और ये फोटोशूट किया। है ना एकदम कूल आइडिया? हे भगवान! फिर बाद में, ये तुम क्या कह रही हो सोनम? अरे तुम्हें आइस स्पोर्ट और स्केटिंग करने के लिए कपड़े तो चेंज करने ही होंगे ना? हाँ भाभी, अब आप साड़ी में आइस स्पोर्ट तो नहीं कर सकती ना। ये देखो, मैंने भी जीन्स पहनी है आज, तो आप चाहो तो कुर्ती और लेगिंग पहन सकती हो भाभी।
या फिर मेरे पास बहुत सारी जीन्स पड़ी हैं, तो आप उन्हीं में से कोई एक ले लो। ना बाबा ना, मुझे नहीं पहनने वो सारे कपड़े। ओह गॉड भाभी, अगर आप अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी तो हमारे साथ आइस एक्टिविटीज कैसे कर पाओगी? जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना, तुम लोग ही जाओ। अरे ये क्या बात हुई भला? देखो सोनम, मनाली हमारे घर के पड़ोस में नहीं है जो हम जब मन किया चले जाएंगे। अरे हम यहाँ पर मुश्किल से आए हैं, इसलिए प्लीज अपने ये नखरे बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं करने अपने कपड़े चेंज। अभिजीत को सोनम पर फिर से गुस्सा आता है और वो तीनों आइस बोट करने जाते हैं। वही सोनम साड़ी में बैठी रहती है। ऐसे ही 2 दिनों के बाद अचानक से डॉली के 3 से 4 कपड़े गायब हो जाते हैं। तभी वो कपड़े उसे सोनम के पास मिलते हैं। सच सच बताना भाभी, आप मेरे कपड़े ट्राई कर रही हो ना? हाँ डॉली, अब जब सच तुम्हारे सामने आ ही गया है तो मैं तुमसे और क्या ही छुपाऊं। माफ कर दो मुझे, मैंने ही तुम्हारे सूटकेस में से ये कपड़े लिए थे। और सच कहूं तो मुझे भी ये कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इनमें मुझे घुटन महसूस बिल्कुल नहीं होती, आजादी सी लग रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन कपड़ों में वो सब महसूस नहीं होता। लेकिन ये कपड़े भी खराब नहीं हैं। क्या? लेकिन आप तो इन कपड़ों के एकदम खिलाफ थी ना भाभी, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आया आप में? खिलाफ थी डॉली, लेकिन वो बस बाहर से ही था। अंदर से तो मुझे भी इन्हें एक बार पहनने की इच्छा होती थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों में से कुछ कपड़े चुरा लिए और इन्हें पहन कर भी देखा। और सच कहूं तो मैं ही बेवकूफ थी जो इन्हें पहनने से शर्माती थी। लेकिन आज खुद को इन कपड़ों में देखकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। वो शर्मिंदगी वगैरह वो सब तो मेरे मन का विचार था, लेकिन अब मैंने उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया है। क्या बात है भाभी, आखिरकार आपने खुद में बदलाव ला ही लिया और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह समझ सकती हूँ। शुक्रिया डॉली। और भाभी, हमें जो अच्छा लगता है वो पहनना चाहिए, लेकिन हाँ, ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हम वो कपड़े कहाँ और किसके सामने पहन रहे हैं, जैसे कि मैं पहनती हूँ। हाँ डॉली, ये बात अब मुझे भी समझ आ चुकी है और अब से मैं तुम्हारी तरह ही कपड़े पहनूंगी, इंडियन और वेस्टर्न का मेल करके। तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं डॉली, लेकिन तुम मुझे मदद करोगे ना? मुझे मेरा फैशन पूरी तरह से बदलना है। बिल्कुल भाभी, और ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं आपका ऐसा मेकओवर करूंगी कि लोग तो आपको देखते ही रह जाएंगे। आखिर आप भाभी हो मेरी, तो इतना तो बनता ही है ना। थैंक यू सो मच डॉली। वैसे सच कहूँ भाभी, तो आप इन कपड़ों में मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और फिर बाद में सोनम एकदम प्यारा सा आउटफिट पहनकर अभिजीत के सामने जाती है और उसे देखकर अभिजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? तुम तुम वाकई में मेरी बेबी सोनम ही हो ना? हाँ अभिजीत, मैं सोनम ही हूँ। क्या बात है सोनम, तुम इस ड्रेस में एकदम कमाल की लग रही हो यार। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? वो दरअसल, फिर सोनम अभिजीत को सब कुछ बताती है। माफ करना अभिजीत, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें कई मौकों पर शर्मिंदा भी किया, लेकिन अब और नहीं। अरे नहीं सोनम, तुम माफी मत मांगो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए साड़ी से निकलकर इस अवतार में आना कितना मुश्किल रहा होगा, और ये सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंत में तुम्हारी सोच बदली और तुमने अपने आप में इतना बदलाव लाया, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लव यू सोनम। लव यू टू अभिजीत। फिर वो दोनों हनीमून के बचे हुए दिनों में जी भरकर मजे करते हैं और अब सोनम हमेशा के लिए अपना फैशन स्टाइल बदल देती है। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय
अरे काजल, तूने चंपा को बनाने के लिए क्या कह दिया? वो वाला उपमा बहुत टेस्टी लगता है माँ जी, और तो और खाने में बहुत हेल्दी भी होता है। इसीलिए मैंने चंपा को यही बनाने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन तू एक काम कर, वो रात के रखे हुए पराठे ही दे दे मुझे, जो गुनगुन ने बनाए थे। मुझे तो उसके हाथ के कुछ कुछ पदार्थ बहुत पसंद आए हैं, और खास करके वो पराठे। जल्दी गरम करके लावो। ठीक है माँ जी, अभी चंपा से कहकर उसे गरम करवाती हूँ। काजल रसोई में जाए उससे पहले ही चंपा वहां पर गुस्से में खड़ी होती है। अरे, डर गई ना मैं? ऐसे इतनी गुस्से आंखों से क्या देख रही हो तुम मुझे? बहुत तारीफें हो रही है ना उस गुनगुन की, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। अरे नहीं चंपा, वो दरअसल। बस करे छोटी मैडम, मेरे को सब समझता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। नई काम वाली को अब आपको पुरानी वाली से ज्यादा ही प्यार हो गया है। क्यों, सही कह रही है ना मैं? अरे पागल हो गई है क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है चंपा। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तू बुरा खाना बनाती है और वो अच्छा खाना बनाती है। अरे उसके आने से पहले तो हम तेरे इन प्यारे प्यारे हाथों का ही खाना खाते थे ना, और तेरे से अच्छा खाना तो कोई और बना ही नहीं सकता। हाँ चंपा, तू भी ना फौरन सेंटी हो जाती है। और सच कहूं, हम दोनों को तो तेरे ही हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में, उल्टा हम तो तुझे ही सारे काम करने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन तू ही है जिसे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। छोड़ो मैडम, उस निकम्मी के हाथ के बने हुए पराठे गरम करके मैं अभी लाती है। ध्यान से करना हो, वरना पता चला कि गुस्से में तुमने सारे पराठे जला दिए। नहीं जलाएगी मैडम, आप चिंता न करो। फिर चंपा रसोई में चली जाती है। क्या माँ जी, आप भी क्या करती रहती हो? देखा ना, ये चंपा कैसे गुस्सा हो गई। और आपको तो अच्छे से पता है कि बिजली और चंपा का गुनगुन से 36 का आंकड़ा है, तो आपको उसके सामने तारीफ करने की क्या जरूरत थी? उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि इन दोनों के सामने तो आप उसकी बात भी मत करो। हाँ ना, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ माँ जी, आप प्लीज ध्यान रखिए। आपको हमारी नौकरानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब है तो ही हमारा घर टिका हुआ रहेगा, वरना इनके बिना तो हमारी दाल ही नहीं गलेगी। एक तो पहले ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए काम वाली नहीं मिल रही, ऊपर से आप यहाँ पर जो 3 काम वालियां हैं, उन्हें भी आप भगाने जैसे काम कर रही हो। अरे बस कर अब, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। एक बार कहा ना मैंने तुझसे। समझ गई मैं। फिर रात में खाना बनाने के बाद जब सारे बर्तन रह जाते हैं, तो वो लोग उसे सुबह तक वैसे ही रखते हैं। फिर अगली सुबह, देखो मैडम, ये बर्तन तो आज मैं धो रेली है, लेकिन कल से नहीं धोएगी, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। ओफो चंपा, तू अब तक हम दोनों से नाराज है क्या? अरे तू तो हमारे घर की सदस्य जैसी है, और माँ जी ने कल जो कुछ भी कहा वो तेरे खिलाफ थोड़ी ना था। उन्हें तो वाकई में तेरे ही हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। देखो मैडम, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आती है, काम करने आती है। इसलिए मेरे को मेरे हिस्से का ही काम दिया करो, और बर्तन घिसने वाली कोई और बाई लगवा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह के बर्तन तो चंपा धो लेती है, लेकिन रात होने पर सारे बर्तन काजल को ही धोने पड़ते हैं। अरे नहीं, ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक अमीर घर की बहू होकर भी ये गंदे से बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। जब तक बर्तन धोने वाली नहीं आ जाती, तब तक ये काम तुझे ही करना होगा। वो तो है माँ जी, लेकिन ये गुनगुन भी कोई कम नहीं है। मैंने सोचा कि ये लड़की जबान की इतनी मीठी है, स्वभाव से भी कितनी भोली है, तो मेरा कहा वो एक बार में मान जाएगी। लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना, और उसने बर्तन धोने से इनकार कर दिया।
अरे तू अब से किसी भी काम वाली को फोर्स मत किया कर और चुपचाप जल्दी से बर्तन और कपड़े धोने वाली नौकरानी को लेकर आ, वरना ये सारे काम तब तक तुझे ही करने होंगे। समझी कि नहीं? क्या माँ जी, वैसे तो आप बड़ा कह रही थी कि डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो पिछले 5 मिनट से यहीं पर खड़े रहकर मुझे आदेश पे आदेश दिए जा रही हो। तो बाप के पैरों का दर्द छुट्टी मनाने गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तेरे से बात कर रही थी तो खड़ा रहना ही पड़ता है ना, और अब भी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो जा रही हूं मैं। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालो और हमारे घर में कोई ऐसी नौकरानी भेजो जो कपड़े और बर्तन धो दे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में एक नौकरानी ढूंढना इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी। ओ माय गॉड, मेरे नाखून तो देखो, सारे के सारे खराब हो गए। इतना महंगा नेल आर्ट करवाया था, लेकिन ये सब तो पानी में बह गया। सत्यानाश हो इन बर्तनों का। हाय रे, मैं और मेरी फूटी किस्मत। काजल की ये दशा देखकर उसके ससुर उससे कहते हैं, काजल बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे दोस्त ऋषिकेश के घर पर एक नौकरानी आती है, तो वो हमारे घर आकर हमारा सारा काम कर लेगी। लेकिन मैं पहले ऋषिकेश से बात कर लेता हूँ। क्या? सच में पापा जी? हाँ काजल बेटा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे पहले ही बात कर लेता। ठीक है पापा जी, आप ऋषिकेश अंकल से जल्दी से बात कर लीजिए और बताइए मुझे, फिर मैं भी उस नौकरानी से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर देवेंद्र अपने दोस्त की नौकरानी को घर पर बुलाता है और उसका नाम गुलाबो होता है। बोलो मैडम, मेरे को इधर आपने क्या काम करने को बुलाया है? वो दरअसल गुलाब। नहीं, गुलाब नहीं, गुलाबो है मेरा नाम। अरे क्या मैडम, आप तो मेरा नाम ठीक से भी नहीं ले पा रहे। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, मैं ऐसे घर में कामिच नहीं कर सकती, जाती है मैं। अरे रुको तो गुलाबो, वो गलती हो गई। देखा, अब मैंने सही से बोला ना? पता नहीं ये सारी नौकरानियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। इतना घमंड तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं करती। अरे क्या फुसुर फुसुर करेली हो आप दोनों? मेरे बारे में कुछ तो बोल रही होंगी ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। तू तो अपने नाम की तरह एकदम सुंदर दिखती है। तेरे बाल, वाह वाह वाह। वैसे कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। वो सब मैं बाद में बताएगी, और ज्यादा मस्का पालिश मत लगाओ मेरे को, और सीधा पॉइंट पर आओ। अच्छा बाबा ठीक है। देखो गुलाबो, हमें कपड़े धोने वाली और बर्तन घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए। तो क्या तुम ये दोनों काम कर सकती हो क्या? दो काम? नहीं, मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती। मैं तो सिर्फ खाना बनाना और बर्तन घिसने का ही काम करती है। अगर वो काम है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। देख गुलाबो, हमारे पास खाना बनाने के लिए पहले से ही दो नौकरानियां हैं, इसीलिए तुझे बस बर्तन घिसने का ही काम करना होगा। रोज एक बार में तुझे दोपहर में आना होगा, फिर एक बार रात में आना होगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम, चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही बोल के रख देती है मैं, मेरे को पैसे में कोई आनाकानी नहीं चाहिए। मेरा जो भी रेट है वही चलेगी मैं, उसमें मेरे को कोई किचकिच नहीं चाहिए। मेरे को तो और भी 5 से 10 अमीर घरों में काम करने का बुलावा आएला है, लेकिन मैं वो सब छोड़कर पहले इधर आएली है, क्योंकि आप लोग मेरे साहब के दोस्त के घर वाले हो ना, इसीलिए। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ अपना रेट, कितने पैसे लेती हो तुम? मैं 2 टाइम के बर्तन धोने का 8,000 रुपये लेती है, वो भी प्रति महीना। परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। अरे बाबा रुक जाओ जरा, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ तब बोलो ना मैडम। देख गुलाबो, ना ही तेरा ना ही हमारा। तू एक काम कर,
हमारा ये काम तू 6,500 में कर दे, चलेगा ना? क्या? नहीं रे बाबा, 6,500 में तो मेरे को परवड़ता ही नहीं है। चलो निकलती है मैं फिर। अरे रुक रुक रुक, तुझे 8,000 चाहिए ना? ठीक है, कर ले 8,000 में, कोई बात नहीं। पर माँ जी, ये तो हमारे बजट के बाहर जा रही है। क्या मैडम, आप तो कितने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो और फिर भी आप हो कि बजट वगैरह की बात करेली हो। अजल चुप रहे तू, इस घर की बड़ी मैं हूं और सारे फैसले मैं ही लूंगी। और गुलाबो, तू कल से काम पर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आती है मैं कल से। हाँ हाँ, टाइम से आ जाना। फिर गुलाबो के जाने के बाद, अरे माँ जी, पहले ही हमने 3 नौकरानियां रखी है घर पर और उसमें अब हमें बाकी के 2 कामों के लिए 2 नौकरानियां रखनी थी और उनका बजट हमारा फिक्स है। 10,000 से ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो आपने उस नौटंकी गुलाबों के पीछे पूरे के पूरे 8,000 रुपए वेस्ट कर दिए। चुप कर तू। अरे इसमें तो सारी गलती तेरी ही है। मेरी गलती? लेकिन कैसी गलती माँ जी? अरे जब तेरे पापा जी ने तुझे ये बात कही कि वो अपने दोस्त के घर आने वाली नौकरानी से पूछताछ करेंगे, तभी तुझे उन्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों माँ जी? मैं भी ना इसको ये सब बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की से जिसकी अकल पहले से ही घुटने में है। अरे जब देवेंद्र जी के दोस्त की नौकरानी यहाँ पर काम करने आएगी तो हमें उसे भी उतने ही पैसे देने होंगे जितने पैसे वो वहां पर लेती है। और अगर हमने उसे पैसे कम दिए या फिर कोई आनाकानी की तो ये बात सीधा ऋषिकेश भाई साहब तक पहुंच जाएगी और इससे देवेंद्र जी की इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब पापा जी की इज्जत खराब ना हो, इसीलिए आपने ना चाहकर भी गुलाबों को हाँ कर दिया। और नहीं तो क्या। चल छोड़ उस बात को, अब जो हुआ सो हुआ। और अब हमारे घर में 4 नौकरानियां हो चुकी हैं और इससे ज्यादा नौकरानी अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये चौथी नौकरानी भी तेरे ही कारण रखनी पड़ी। अगर गुलाबो ऋषिकेश भाई साहब के घर पर काम नहीं करती तो मैं उसे मना कर देती, लेकिन तेरे पापा जी की इज्जत पर आज ना आए, सिर्फ इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना तो मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त ही नहीं करती। और अब हमारे घर में सिर्फ एक ही काम बचा है और वो है कपड़े धोना, तो उसके लिए तो मैं पैसे नहीं दे सकती, इसीलिए ये काम तुझे ही करना होगा, समझी कि नहीं? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भला मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ? 1-2 दिन तो समझ आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ना बाबा ना। देखिए माँ जी, इतनी भी कठोर मत बनिए ना। अब जब हमने 4 नौकरानियां रख ली है तो 5वीं भी रख लीजिए ना, प्लीज माँ जी। नहीं मतलब नहीं, और ये सब तेरे ही कारण हुआ है, इसलिए अब इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी। या तो तू खुद कपड़े धोएगी या फिर 5वीं नौकरानी रखकर तू उसे अपनी जेब से पैसे देगी। अब चॉइस तेरी है कि तुझे अब क्या करना है। चल, अब मैं जा रही हूँ, किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है मुझे। पर माँ जी, हे भगवान, ये कैसा रायता फैला दिया मैंने। ऊपर से ये माँ जी बिना एक नंबर की दल बदलू है। मैं तो इन्हें अपना समझती हूँ, लेकिन वक्त आने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर सास जो ठहरी। खैर, मैं तो रोज रोज कपड़े धोने से रही, अब तो मुझे ही कोई कपड़े धोने वाली नौकरानी ढूंढनी होगी और अपने ही जेब से पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और जब तक मुझे 5वीं नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मशीन में डालने से पहले मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने होंगे। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा। काजल को अब ना चाहकर भी बर्तनों की तरह कपड़े धोने ही पड़ते हैं और वो फिर से अपनी किस्मत पर खूब रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद
अचानक से एक सुबह दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? काजल, आपका ही नाम है ना? हाँ, मेरा ही नाम है। मेरा मतलब मेरा ही नाम है काजल। बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैडम, मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है। वो आपके यहाँ पर कपड़े धोने का काम करना है ना, इसीलिए। सच में? लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? काजल की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सिया, मेरी बात सुनो सिया, गलत मत समझना प्लीज सिया। सिया को सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्रम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो वहां से निकल चुकी होती है। सर, मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उनसे 20 से 25 साल छोटी हूँ और ये सब सही नहीं है। सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती और सीधे अपने घर चली जाती है। क्या हुआ सिया, किसी चिंता में हो क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है, कोई बात है क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, आप खामखा फिक्र कर रहे हो। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं एकदम खुश हूँ। फिर ठीक है। अब विक्रम सिया को बार बार फोन कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। पता नहीं सिया के मन में अब क्या चल रहा होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। विक्रम भी अब बहुत परेशान हो जाता है। अरे विक्रम बेटा, सिया से कह दो कि कल शाम काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। मैं घूमने गई थी ना, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ सबके लिए। उसके लिए भी कुछ लाया है मैंने और वही उसे देना है। अरे नहीं माँ, सिया मेरा फोन नहीं उठा रही, आप ही उसे कॉल करके बुला लो। अरे ऐसे कैसे वो तेरा फोन नहीं उठा रही? ठीक है, मैं उसे आज शाम को कॉल करती हूँ। अभी वो केक शॉप में बिजी होगी ना, इसीलिए। जी माँ। फिर शाम होने पर सुलेखा सिया को कॉल करती है। तभी सिया सुलेखा को सब कुछ बता देती है और वो सब सुनकर सुलेखा काफी चौंक जाती है। क्या विक्रम तुमसे प्यार करने लगा है? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए, इतना सब होने के बाद में मैं वहां पर कैसे आऊं, कैसे बात करूं उनसे? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सिया बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे मिलने आऊंगी और मैं विक्रम से इस बारे में बात भी करूंगी। लेकिन आंटी जी, सुलेखा कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। जिस इंसान को मैंने एक अच्छा दोस्त माना, उसके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सब जा भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके वो सब भुलाना ही होगा और आज के बाद मैं विक्रम सर से कभी नहीं मिलूंगी। वही दूसरी तरफ सुलेखा विक्रम से सवाल करती है और उसे सब पूछती है। हाँ माँ, ये सच है, मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब मेरी कहने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मेरी डायरी सिया के हाथ लग जाएगी और सब कुछ इस कदर बिगड़ जाएगा। लेकिन बेटा, तू तो जानता है ना, तुम दोनों के बीच उम्र का कितना बड़ा फासला है। पूरे 20 से 25 साल बड़ा है तू उससे, बिल्कुल उसके पिता के उम्र के बराबर। तो फिर उसके बावजूद भी तूने उससे प्यार कैसे किया? अरे माँ, अब आपको मैं क्या बताऊं? प्यार उम्र या रंग रूप देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है और मुझे तो सिया के स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके मन से प्यार हुआ है। फिर उम्र से क्या लेना देना माँ। और मैं जानता हूँ ये समाज और आप सब
मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस तेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। देख बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सिया तुझसे प्यार नहीं करती और वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाएगी। ये समाज अच्छा नहीं है बेटा। यहाँ के लोग तुम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझे अपने जज्बातों को अपने मन में ही रखना होगा और इनका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा। फिर विक्रम उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और सिया और विक्रम के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या सिया, ड्रॉवर में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए हैं। सच कहो, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं सर, और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ प्लीज सिया, अब ज्यादा अच्छी और सच्ची बनने का ढोंग मत करो। आज सुबह से शॉप में सिर्फ तुम अकेले ही हो, तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? बताओ मुझे, और कौन आया था यहाँ पर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हूँ और अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, सच कह रही हूँ मैं। और मैंने सुबह से ड्रॉवर की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज सुबह मैं जब शॉप पर आई थी तभी शॉप के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। क्या? हाँ सर, हमेशा वो खिड़की बंद ही रहती है, लेकिन आज ही खुली थी। हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो और उसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब तुम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें सरासर झूठ है। नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चुप करो सिया, चोरी तुमने ही की है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चोरी रात में ही हुई होगी और आज ये महीना खत्म हो रहा है और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी इस महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए और आप मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं अकेली ही अपने परिवार को संभालती हूँ और आपको तो मेरे हालात अच्छे से पता है सर। प्लीज सर। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूं? अरे तुम्हें तो कोई चवन्नी भी नहीं मिलेगी। गेट लॉस्ट और दोबारा यहाँ पे मत आना। और तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। चोर निकई की। रौनक की बातें सुनकर सिया अब फूट फूट कर रोने लगती है और उसे ना चाहकर भी वहां से निकलना ही पड़ता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है और सिया रोते रोते सड़क के किनारे बेंच पर बैठी होती है। क्यों भगवान जी, क्यों? पहले से ही मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, अब मेरा काम भी छूट गया। क्यों हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही गलत होता है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे उसके इल्जाम में काम से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? सिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी वहां पर कोई आता है और सिया के सर को छाते से ढक लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम सर, आप? सिया, इतनी तेज बारिश चल रही है और आप यहाँ पर भीग रही हो। चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखो सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सुलेखा आंटी की कसम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? फिर विक्रम सिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि आपने डायरी में जो भी पढ़ा होगा
वो पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्यार कोई उम्र देखकर नहीं होता। वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात मेरे तक ही रखना चाहता था। कभी आपसे इजहार करने का इरादा भी नहीं था। देखिए सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं अभी ठीक हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं सिया, मैं आज तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। और इस दोस्ती के रिश्ते में और कोई जज्बात नहीं होंगे। लेकिन प्लीज सिया, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन सर। देखो सिया, इतने सालों बाद मेरा कोई अच्छा दोस्त बना है। किसी ने मेरी उदास माँ के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और ऐसे में अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा सिया? मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मेरी माँ की सो। ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हो वो आप जरूर करोगे। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिया। और सिया, जब तुम वहां केक शॉप में रो रही थी, तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं जान गया कि तुम्हें उस रौनक ने झूठी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया है। हाँ सर, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम चिंता मत करो सिया। तुम्हें अगर पैसों की मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं सर, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे अपने पर किसी का उधार नहीं चाहिए। ठीक है सिया, अगर तुम्हें आत्मनिर्भर होकर ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो चुकी है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें काम समझ भी नहीं आया तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें मदद करने के लिए। और तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। शुक्रिया सर। अब सिया विक्रम की कंपनी में काम करने लगती है और वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है। विक्रम और सिया एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही वापस लौटते। वो दोनों अब साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। विक्रम सर, ये मेथी के पराठे मेरी माँ ने बनाए हैं और ये चटनी मैंने बनाई है। वाह सिया, पराठे तो काफी टेस्टी है और ये चटनी भी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ और तुम दोनों भी मास्टर शेफ हो। थैंक यू सर। अब सिया और विक्रम के बीच में जो खटास आ गई थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिर एक रोज अचानक से सिया को घर से कॉल आता है। क्या हुआ सिया? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एडमिट करना होगा। रिपोर्ट्स में डेंगू आया है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को एडमिट करूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो सिया, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना अभी। तुम पागल हो क्या सिया? अरे मीटिंग इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी माँ की तबीयत? अब चलो जल्दी। फिर विक्रम और सिया फौरन जमुना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिया की माँ ठीक हो जाती है। ये लो सिया, ये पेपर स्प्रे है। आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम अकेली रहो और कोई तुम्हें सताए तो सीधा इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल मत डरना। थैंक यू सर। विक्रम हर बार सिया की मदद करता है, उसकी एक सच्चे साथी की तरह देखभाल भी करता है और ये सब देखकर सिया को भी उससे प्यार होने लगता है। विक्रम सर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार उम्र वगैरह देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों के मन का मिलाप होता है। पहले पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये एहसास कोई और नहीं
बल्कि प्यार ही है। फिर सिया विक्रम को एक सुंदर सी जगह पर बुलाती है। अरे सिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मुझसे? हम ऑफिस में भी तो मिल सकते थे ना। नहीं विक्रम सर, ये बात मैं आपसे ऑफिस में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सर। क्या? सिया के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रम एकदम हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले